नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। सबसे पहले बुलेटिन की शुरुआत भोपाल से एक बड़ी खबर मिल रही है। सीएम शिवराज सिंह चौहान दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात होगी सीएम शिवराज की। वहीं मध्य प्रदेश में सरकार के कामकाज और वैक्सीनेशन को किस तरह और बढ़ाया जाए उस पर भी बातचीत होगी। मध्य प्रदेश के राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा होगी और आज रात केंद्रीय मंत्री सदानंद गौड़ा से मुलाकात करेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। तो रसायन मंत्री हैं, खाद को लेकर चर्चा हो सकती है, खाद की आपूर्ति कैसे की जाए। वहीं मध्य प्रदेश में आज जिस तरह से कैबिनेट की मीटिंग हुई है और कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है, तो मध्य प्रदेश का जो अपना हिस्सा है या जो राशि बाकी है उस राशि के लिए भी चर्चा हो सकती है। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम शिवराज दिल्ली के लिए रवाना हो गए और एक तरफ इससे पहले पार्टी में भी बैठकों का दौर चल रहा था। पहले सीहोर में डेस्टिनेशन बैठक हुई, फिर उसके बाद आज कैबिनेट की बैठक हुई। इससे पहले संगठन की भी बैठक हुई। उससे पहले जब सिंधिया आए हैं उसके साथ साथ सिंधिया ने भी सारे नेताओं से मुलाकात की। तमाम तरह की अलग अलग चीजें हैं और इन्हीं सब का एक पूरा बंच लेकर या ये कहें कि इन्हीं सब बातों को लेकर पहुंच रहे हैं। बातचीत होगी प्रधानमंत्री से, समीक्षा भी करेंगे प्रदेश की। सुधीर दंडोतिया हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुधीर, सबसे पहले तो ये कि प्रदेश के तमाम हालात, चाहे कोरोना हो, वैक्सीन हो या फिर प्रदेश में पैसों की कमी हो या फिर और दूसरी बातें, और जो पार्टी के अंदर उठापटक हो रही है या संगठन की मीटिंग हो रही है, फिर उसके बाद कैबिनेट की बैठक होती है, डेस्टिनेशन कैबिनेट मीटिंग होती है, तमाम तरह की जो घुड़दौड़ चल रही है, ये सारी रिपोर्ट जो है दिल्ली जाकर प्रधानमंत्री को सौंपना है। एक बात तो ये, और दूसरा ये कि सदानंद गौड़ा से भी मुलाकात है। रसायन मंत्री है, स्वाभाविक सी बात है कि खाद को लेकर जरूर बात करेंगे। देखिए, निश्चित तौर पर विजय, अगर बात करें तो कई सारे अहम मुद्दों पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की प्रधानमंत्री से चर्चा होनी है। लिहाजा बात करें तो मध्य प्रदेश के अंदर जो राजनीतिक सरगर्मियां पिछले कई दिनों से देखी जा रही थी, ऐसे में राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा ज्यादा होगी, इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि जो जानकारी अब तक सामने निकल कर आई है उसमें मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा अब तक कोरोना की रोकथाम को लेकर जो प्रयास किए गए हैं उसकी जानकारी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रधानमंत्री को देंगे और तीसरी लहर से निपटने को लेकर प्रदेश सरकार की क्या कुछ तैयारियां हैं इस बारे में जानकारी दी जाएगी। स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर केंद्र से किस तरीके की अपेक्षा मध्य प्रदेश रखता है, मध्य प्रदेश की कई विभागों की राशि केंद्र सरकार से अभी आनी है, लिहाजा उन राशियों का तुरंत भुगतान किया जाए, इस बारे में आग्रह प्रधानमंत्री से मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाएगा। यह भी एक बैठक का अहम बिंदु है। पर लेकिन जो सबसे बड़ी बात, जिस बात का जिक्र विजय आप कर रहे हैं कि राजनीतिक उठापटक जो मध्य प्रदेश में पिछले कई दिनों से देखने को मिल रही थी, जो सरगर्मियां राजनीतिक मध्य प्रदेश में मेल मिलाप के जरिए देखने को मिल रही थी, चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया का भोपाल दौरा हो, लगातार प्रदेश अध्यक्ष सीएम के साथ उनकी बैठकें हो, ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थकों को निगम मंडल में नियुक्तियों का मामला हो, या फिर मध्य प्रदेश से केंद्र सरकार में मोदी सरकार के अंदर जो मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले चेहरे हैं जिनमें ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम शामिल है, तो उनकी भूमिका अगर केंद्र में रहती है और किसी मंत्री को, मध्य प्रदेश के मंत्री को मंत्रिमंडल से बाहर किया जाता है तो उसकी मध्य प्रदेश सरकार या फिर प्रदेश के अंदर क्या भूमिका हो, इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा की जानी है। जो राजनीतिक सरगर्मियां पिछले दिनों चली इस बारे में भी विस्तृत रूप से प्रधानमंत्री से चर्चा होगी, लिहाजा इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा है। पर लेकिन अगर बात की जाए इन तमाम बैठकों के अलावा, तो आज जो बात आप कह रहे हैं कि सदानंद गौड़ा से मुलाकात मुख्यमंत्री की है, जाहिर सी बात है कि इस समय किसानों को खाद का इंतजार है। मध्य प्रदेश के अंदर भी खाद की किल्लत देखी जा रही है और ऐसे में केंद्र सरकार के द्वारा मध्य प्रदेश के हिस्से का जो खाद है वो तुरंत मध्य प्रदेश को मिल सके और किसानों को खादों का संकट बिल्कुल ना हो, चाहे यूरिया हो, डीएपी हो, इन तमाम की जो सुनिश्चित तरीके से उपलब्धता है उसको मध्य प्रदेश सरकार बरकरार रख पाए, इस बारे में आग्रह केंद्रीय रसायन मंत्री सदानंद गौड़ा से किया जाएगा। आज रात्रि विश्राम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का दिल्ली के अंदर है सदानंद गौड़ा से मुलाकात के बाद, और यह माना जा रहा है कि कल प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद हो सकता है कि केंद्र सरकार के कुछ और मंत्रियों से मुख्यमंत्री मुलाकात करें और उसके बाद देखना होगा इस मुलाकात के बाद में क्या निष्कर्ष सामने निकल कर आते हैं। विजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर, नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट देते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। और इधर मध्य प्रदेश में शिवराज कैबिनेट की आज बैठक हुई। इस बैठक में कई बड़े फैसलों को मंजूरी दी गई है। शिवराज कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय थे। प्रदेश में धान उद्योगों को बढ़ावा देने, इथेनॉल प्लांट के लिए नई नीति लागू करने, एमएसएमई विभाग को जिम्मेदारी देते हुए दोनों पॉलिसी का प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए गए। साथ ही किसानों से खरीदे गए धान की मिलिंग के लिए 3 स्लैब बनाने का निर्णय लिया गया है और ये स्लैब 50 से लेकर 200 रुपए के बीच में होगा। इसके अलावा सस्ती बिजली के लिए वितरण कंपनियों को 14,500 करोड़ रुपए की सब्सिडी देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
जानकारी देते हुए नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि घरेलू उपभोक्ताओं को दर में रियायत देने के लिए सरकार बिजली कंपनियों को 4,945 करोड़ रुपए का अनुदान देगी। धान के उद्योग लगाने के लिए प्रदेश में पॉलिसी लाई जाए। दूसरा, इथेनॉल का मध्य प्रदेश के अंदर प्लांट बढ़ाने के लिए भी पॉलिसी शीघ्र जारी की जाएगी। धान और इथेनॉल की जो 6 लाख हमारे पथ विक्रेता थे उनके खाते में डाले थे और उसके लिए 60 करोड़ रुपए की अनुमति मध्य प्रदेश की कैबिनेट के द्वारा दी गई है। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि हमारी सरकार किसानों की मेहनत की पूरी कीमत देगी। राज्य सरकार खेती को फायदे का धंधा बनाने के लिए, किसानों की आय को दोगुना करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसलिए ग्रीष्मकालीन मूंग की समर्थन मूल्य की खरीदी की घोषणा 8 जून को की गई है, जिसके बाद युद्ध स्तर पर पंजीयन हुआ और अब खरीदी की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। सीएम ने मूंग की खरीद प्रक्रिया का आज वर्चुअल शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बारिश को देखते हुए ऐसे स्थानों पर ही खरीदी केंद्र बनाए गए हैं जहां मूंग को भीगने से बचाया जा सकेगा। मध्य प्रदेश में 6,82,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में मूंग लगाई गई है। वहीं अब तक 2,32,000 किसानों ने पंजीयन करा लिया है। और मध्य प्रदेश में अनलॉक के साथ साथ ही अब राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। बीजेपी ने अपने आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की है। आज बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने मंडल अध्यक्षों के साथ चर्चा की, जिसमें आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की गई। 21 जून से योग दिवस पर कार्यक्रमों की शुरुआत होगी। इसके बाद डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस को मनाया जाएगा। 6 जुलाई तक हर बूथ पर 11 पौधे लगाए जाएंगे। कोरोना और योग को लेकर भी आगे चर्चा की जाएगी। और कोरोना की दूसरी लहर में खराब हुई इमेज को सुधारने के लिए बीजेपी ने सेवा ही संगठन अभियान शुरू किया है। राष्ट्रीय नेतृत्व ने प्रदेश इकाइयों को निर्देश दिए हैं कि प्रदेश स्तर से लेकर जिला, मंडल और ग्राम स्तर तक स्वास्थ्य और सेवा जारी रखें, सेवक तैनात रहें। बीजेपी ने देश भर में 1 लाख स्वास्थ्य स्वयं सेवकों की फौज तैयार करने की योजना बनाई है। मध्य प्रदेश में भी बीजेपी संगठन ने तैयारी शुरू कर दी है। प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने जिला अध्यक्षों को स्वास्थ्य स्वयं सेवक बनाने के निर्देश दिए हैं, जिन्हें तकनीकी प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। ये युवा कार्यकर्ता, महिला कार्यकर्ता, डॉक्टर्स, हेल्थ सेक्टर से जुड़े लोग होंगे जो कोरोना महामारी में जनता का सहयोग करेंगे। प्रत्येक गांव में ग्राम स्वास्थ्य स्वयंसेवक खड़े करना, उसमें महिला भी होगी, उसमें हमारे नौजवान भी होंगे, उसमें डॉक्टर भी होंगे। ऐसे सब लोगों की एक टीम बना करके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरे मध्य प्रदेश के अंदर ऑडियो ब्रिज के माध्यम से हम इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। माननीय जिस पार्टी के लोगों ने बिस्तर बेचे हों, जिस पार्टी के लोगों ने जो है नकली रेमडेसिविर के इंजेक्शन बेचे हों, जिस पार्टी के लोग जो है मौत मैयत में शामिल नहीं हुए हों, वो अपनी छवि किस आधार पर सुधारेगी? कर्म सुधारे तो छवि सुधर जाएगी। और कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में कोविड टेस्टिंग में फर्जीवाड़े की आशंका जाहिर की है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ट्वीट कर कहा है कि कोरोना महामारी में भी शिवराज सरकार के फर्जीवाड़े जारी हैं। सरकार पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया है कि नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन, नकली दवाइयां, कालाबाजारी, वैक्सीन की सप्लाई के नाम पर फर्जीवाड़ा, कोविड सेंटर निर्माण फर्जीवाड़ा, मौतों के आंकड़ों में फर्जीवाड़े के बाद अब टेस्टिंग में भी फर्जीवाड़ा। वहीं कांग्रेस नेता भूपेंद्र गुप्ता ने कहा है कि 40 मोबाइल नंबरों पर 681 लोगों की टेस्टिंग बड़ा फर्जीवाड़ा है, जिसकी गंभीरता से जांच होनी चाहिए। और अब बात जबलपुर की, जहां खुले में पड़ी फसल पर हाईकोर्ट सख्त हो गई है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को एक नोटिस जारी किया है। राज्य सरकार को सभी जिलों में सर्वे कराने के आदेश दिए हैं और खुले में पड़े अनाज की सुरक्षा का इंतजाम करने के निर्देश दिए गए हैं। 23 जून को इस मामले में अगली सुनवाई होगी। मानसून आ चुका है। मध्य प्रदेश में अलग अलग हिस्सों में बारिश हो रही है और हाईकोर्ट इस पर सख्त हो गया है कि खुले में अनाज ना रखें। वेयर हाउस की अगर व्यवस्था नहीं है तो आप ये बताएं कोर्ट को कि आपने वो कहां रखा है। अनाज शेड पर ना पड़ा रहे इधर उधर, और अनाज अगर खराब होता है तो इसके लिए जवाब देना होगा। तो 23 जून को इस मामले में अगली सुनवाई होगी। विजेंद्र पांडे हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। विजेंद्र,
जिस अनाज के लिए किसान दिन रात मेहनत करता है, मेहनत मजदूरी करता है और 2 जून की रोटी की मेहनत के लिए वो दिन रात लगा रहता है, और वो अनाज जब खुले में पड़ा हो और सड़ जाए, ना किसी को खाने में काम आए और ना ही उसका कोई दूसरा उपयोग हो पाए। अब सवाल ये है कि इसको लेकर कोर्ट सख्त है। हाईकोर्ट ने सीधे निर्देश दिए राज्य सरकार को कि आपके पास क्या व्यवस्था है और आप कैसे करेंगे, और खुले में जो अनाज पड़ा है उसे कहां रखेंगे, जल्दी बताएं। बेशक विजय, आपको भी सुप्रीम कोर्ट की वो बहुचर्चित टिप्पणी याद होगी जिसमें कोर्ट ने कहा था कि सरकारों को चाहिए कि वो अनाज को गोदामों में सड़ाने की बजाय उसे गरीबों में मुफ्त बांट दे। सड़ाने से बेहतर तो यही होगा। और लगभग कमोबेश, लेकिन बावजूद उसके आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश के हालात सुधरे नहीं है। हर बारिश में, कभी भी जब अचानक बारिश होती है या मानसून का सीज़न होता है, खुले में बड़े तादाद में अनाज भंडारित रहता है और हर बार बारिश में वो ख़राब हो जाता है। सीधे तौर पर उससे राजस्व का नुकसान सरकार को ही होता है, लेकिन व्यवस्था नहीं सुधरती। ऐसे में एक जनहित याचिका जबलपुर में हाई कोर्ट में फाइल की गई थी गुलाब सिंह नाम के एक एडवोकेट की ओर से, और इसमें मुख्य तौर पर यही कहा गया था कि हर जिले में कम से कम ऐसी समितियां गठित की जानी चाहिए जो सीधी निगाह रखें अनाज के भंडारण पर, ताकि ऐसी घटनाओं का दोहराव ना होने पाए। एक आंकड़ा भी दिया गया है कि इस साल की ही अगर बात की जाए तो सरकार ने 1970 रुपये प्रति क्विंटल के भाव पर 170 लाख टन रबी फसल की खरीदी की है। लेकिन अगर जबलपुर, रीवा और शहडोल संभाग के जिलों की ही बात कर लेते हैं तो यहाँ 10 लाख टन से ज़्यादा जो अनाज है वो खुले में पड़ा है, और बारिश आ चुकी है, मानसून आ चुका है। ऐसे में ये तय है कि ये अनाज भी खराब हो जाएगा, तो इसे सुरक्षित करने की मांग की जानी चाहिए। हाईकोर्ट ने इस याचिका को बेहद गंभीरता से विजय लिया है। सीधे तौर पर सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है, 1 हफ्ते में रिपोर्ट मांगी है खुले अनाज के संरक्षण पे, और साथ ही साथ सरकार को ये आदेश दिया है कि वो प्रदेश के तमाम 52 जिलों में कलेक्टर्स के जरिए एक सर्वे करवाए, और जहाँ वो ऐसा पाती है कि जहाँ पर भी अनाज खुले में रखा हुआ है तो उसे तत्काल चाहे तो टेम्परेरी तौर पर सुरक्षित करे, ताकि ऐसा अनाज भीग कर खराब ना होने पाए। तो माना जा सकता है कि अनाज के भीग कर खराब होने पर हाईकोर्ट ने बेहद गंभीरता दिखाई है, और इस पर सरकार क्या अपना रुख रखती है और क्या जानकारी दे पाती है कि किस तरह से अनाज संरक्षित किया जा सकता है। इस पर ये आगे अब नजर बनाए रखिएगा, क्योंकि जब कोर्ट में जब अपना जवाब पेश करेगी सरकार, तब भी आपको वहां मौजूद रहना होगा, और ये खबर हम फिर एक बार दर्शकों को बताएंगे कि आखिर क्या वो जवाब देते हैं और इसके लिए जवाब देने के साथ साथ व्यवस्था क्या करते हैं। बने रहिए आप हमारे साथ। दूसरी खबर की तरफ बढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश में बिजली के दाम 6% से अधिक बढ़ सकते हैं। जबलपुर हाईकोर्ट ने साल 2021-22 में बिजली की दरें तय करने पर लगी रोक हटा दी है। टीकमगढ़ के वकील निर्मल लोहिया ने जबलपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसके बाद 16 मार्च 2021 को जबलपुर हाईकोर्ट ने आदेश सुनाते हुए बिजली दरें बढ़ाने पर रोक लगा दी थी। वहीं मंगलवार को हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया, जिसमें इस याचिका को खारिज कर दिया गया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि नेचुरल जस्टिस का मतलब व्यक्तिगत सुनवाई नहीं है। हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद विद्युत नियामक आयोग बिजली की दरें बढ़ाने के लिए अब स्वतंत्र हो गया है। विजेंद्र पांडे हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। विजेंद्र, लगभग 2 साल से लगातार कोशिश कर रहा था, कमलनाथ सरकार में भी कोशिश की विद्युत मंडल ने कि वो दरें बढ़ाएं, लेकिन उस समय भी प्रेशर रहा, और साथ ही साथ एक कोशिश ये की कि आप अगर दरें बढ़ाएंगे तो आपको जनता का रोष सहना पड़ेगा, क्योंकि लॉकडाउन की स्थिति थी। अब जिस पर सब्सिडी की बात आज हुई है, उसके बाद फिर बिजली दरें बढ़ेंगी, तो स्वाभाविक सी बात है कि जनता के बीच जो है एक नई खलबली जरूर होगी। लेकिन अब स्वतंत्र हो चुकी है बिजली कंपनियां अपनी दरें बढ़ाने के लिए। जी हाँ विजय, जहाँ तक हालिया बवाल की बात करें तो सियासत अपनी जगह है, लेकिन इस मामले की अगर खास तौर पर जिक्र किया जाए तो साल 2021-22 के लिए बिजली कंपनियों की ओर से एक टैरिफ याचिका जो प्रावधान है उसके मुताबिक राज्य विद्युत नियामक आयोग में दायर की गई थी, और इसमें अपने बढ़ते घाटे का रोना बिजली कंपनियों ने रोया था और 6.25% बिजली के दाम बढ़ाने की मांग की गई थी। इस पर निर्मल लोहिया, जो कि एक एडवोकेट है टीकमगढ़ के, उनकी ओर से ये कहा गया था कि राज्य विद्युत नियामक आयोग को उनकी आपत्ति पर सुनवाई करना था, लेकिन आयोग ने विधि संगत निराकरण उनकी आपत्ति पर नहीं किया। इसी वजह से वो एक आपत्तिकर्ता के हैसियत से असंतुष्ट है, लिहाजा
इस पे दरों को बढ़ाने पर रोक लगाई जानी चाहिए। 16 मार्च को हाई कोर्ट ने इस मामले पर बिजली की दरें बढ़ाने पर स्टे भी लगा दिया था, लेकिन सुनवाई पूरी करते हुए हाई कोर्ट ने जो अपना आज जजमेंट सुनाया है उसमें इस याचिका को खारिज कर दिया है और सीधे तौर पर यह कहा है कि जो नेचुरल जस्टिस होता है, जो प्राकृतिक न्याय होता है, उसका मतलब ये नहीं होता कि 1 to 1 किसी व्यक्ति विशेष की भी सुनवाई की जाए। और ये कहा कोर्ट ने कि आयोग समयबद्ध समय सीमा में दरों पर फैसला लेने के लिए स्वतंत्र है। इससे लगभग विजय ये साफ हो गया है कि साल 2021-22 की जो पेंडिंग टैरिफ याचिका थी जिस पर आयोग को अपना फैसला लेना था, अब उस पर फैसला लेने के लिए राज्य विद्युत नियामक आयोग स्वतंत्र हो गया है। और चूंकि इसमें बिजली कंपनियों ने 6.25% बिजली की दरें बढ़ाने की मांग की थी, लिहाजा इतना मान सकते हैं कि अधिकतम 6.25% तक बिजली के दाम अब जल्द ही प्रदेश में बढ़ सकते हैं। क्योंकि अगर फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से देखें, क्योंकि आयोग अप्रैल से ही इस बढ़ी हुई दरों को लागू करना चाहता है। चलिए, तो अब इस पर एक सीधी सी बात ये विजेंद्र की क्या तय करती है विद्युत कंपनियां और क्या जेब पर भार पड़ने वाला है लोगों के, ये भी हम नजर बनाए रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। तो एक नजर इस वक्त बिग न्यूज पर। अयोध्या में राम मंदिर की जमीन को लेकर चल रहे विवाद के बीच उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अफसरों से जानकारी मांगी है। बताया जा रहा है कि जमीन को लेकर मिली रिपोर्ट से योगी संतुष्ट हैं। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय पर 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ में खरीदने का आरोप लगा है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस को मिली जीत के बाद पार्टी छोड़कर गए कई नेता घर वापसी के लिए तैयार दिख रहे हैं। बीजेपी नेताओं की टीएमसी में वापसी को लेकर कुणाल घोष ने कहा है कि इस संबंध में फैसला पार्टी सुप्रीमो ममता बनर्जी ही करेंगी। उन्होंने बताया कि बीजेपी के 7 विधायक और 3 सांसद वापसी करना चाहते हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री जनरल बीके सिंह के साथ परियोजनाओं की समीक्षा की और इस दौरान उन्होंने भारतमाला परियोजना के तहत 22 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे परियोजनाओं को लेकर चर्चा की। भारतीय हज समिति ने हज 2021 के सारे आवेदन रद्द कर दिए। मंगलवार को समिति ने इस निर्णय की जानकारी दी है। आपको बता दें कि इस साल भी कोरोना महामारी के कारण सऊदी अरब सरकार ने दूसरे देशों के हज यात्रियों को हज आने के लिए अनुमति नहीं दी है, जिसके बाद भारतीय हज समिति ने सभी आवेदन रद्द कर दिए हैं। अंटिलिया बम मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन दोनों को आज अदालत में पेश किया गया और 21 जून तक के लिए एनआईए की हिरासत में भेज दिया गया। एमपी की जेलों में संक्रमण रोकने के लिए खबरों की तरफ बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में जेलों में संक्रमण रोकने के लिए अपनाए गए उपायों का कैदियों ने गलत फायदा उठाया है। कोरोना की पहली लहर के बाद जेलों में पैरोल पर छोड़े गए 4500 कैदियों ने 22 कैदी फरार हो गए हैं। यह खुलासा खुद राज्य सरकार की जबलपुर हाई कोर्ट में पेश की गई स्टेटस रिपोर्ट से हुआ है। रिपोर्ट में बताया गया है कि 22 कैदी फरार हो गए हैं। वहीं जेलों में कोरोना संक्रमण से 13 कैदियों की मौत हुई है, जबकि पैरोल पर छोड़े गए कैदियों में से 47 कैदियों की मौत हो गई है। राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में पेश रिपोर्ट में यह भी बताया कि पिछले 38 दिनों में करीब 8000 आरोपियों को फिर जेल में बंद करना पड़ा है। उच्च न्यायालय ने इन रेफरेंस टू मोटो रिट पिटीशन रजिस्टर्ड की है। पैरोल पे छोड़े गए थे, उसमें से लगभग 22 जो है कैदी वापस नहीं आए हैं, एब्सकॉन्ड हैं। 47 कैदी की मृत्यु हो चुकी है। जेलों में बंद कैदियों में 13 कैदियों की कोरोना से मृत्यु हुई है। तो इस प्रकार के कुछ तथ्य हमारे सरकार के द्वारा कोर्ट में फाइल किए गए। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।